प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी के पाठ 2 बचपन का अध्ययन करेंगे। यह पाठ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। यानी जो कृष्णा सोबती जो लेखिका है वह अपने बचपन के बारे में वर्णन कर रही है। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी, लेकिन परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। वह कह रही है कि मैं इतनी बड़ी हूँ कि तुम मुझे दादी भी बोल सकते हो, नानी भी, बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी, लेकिन मेरे जो परिवार में सभी लोग मुझे जीजी मतलब दीदी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीला, जामुनी, ग्रे, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। वह बोल रही है कि मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मेरे पहनने में भी बदलाव आ गया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला और चॉकलेटी, लेकिन अब जो मेरा मन है वह खाली सफ़ेद कपड़े पहनने को करता है। पहले मैं बहुत तरह तरह के कपड़े पहनती थी, रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे फ्रॉक, निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, लेकिन अब मैं चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हूँ। बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर ही गोल कफ। यानी वो बोल रही बचपन की जो उसकी जो फ्रॉक थी उसको वो अभी भी याद है, जैसे वो हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक जिसपे गोल कॉलर था और बाजू पर गोल कफ था। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुंटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फील। एक फ्रॉक और थी उसकी गुलाबी रंग की घेरदार फ्रॉक थी जिसके नीचे गुलाबी रंग की फील लगी हुई थी, यानी लेस लगी हुई थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। यानी पहले उनके समय में फ्रॉक के ऊपर जेब और जेब में रुमाल और बालों में रिबन लगाने का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी, उसके एक लेमन कलर वाला प्लेटो गर्म फ्रॉक भी था जिसके नीचे फर लगी हुई थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेटी रंग और उसके अंदर कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। यानी उसको 2 अपनी ट्यूनिक भी याद है, जो एक चॉकलेटी रंग की थी उसके अंदर प्याजी कलर की कोटी थी और दूसरी ग्रे कलर की थी जिसके अंदर सफ़ेद कोटी थी। मुझे अपने मोजे और स्कर्टिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे, इसकी सख्त मनाही थी। यानी वो कह रही बचपन में जो हमको हमारे मोजे स्वयं को धोने पड़ते थे वह हमारे नौकर और नौकरानी नहीं धोते थे। हम बच्चे इतवार को सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते या कपड़े से ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश भी चमक उभरते। यानी वो बोल रही है इतवार के दिन मतलब रविवार के दिन वह सबसे पहले मोजे धोते। मोजे धोने के बाद वो अपने जूतों पर पॉलिश करते और जूतों को चमकाते थे। सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। वो बोल रही है कि मुझे अभी भी जूतों के ऊपर पॉलिश करना अच्छा लगता है, लेकिन आजकल तो बहुत तरह तरह के जूते आ गए हैं तो अब उन पर पॉलिश का इतना नहीं रहा है। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। यानी वह कह रही जब हम कभी लंबे सफर में जाते थे तो वो रुई साथ में रखते थे ताकि
कोई छाला वाला हो जाए तो उसका इलाज कर देते थे। लेकिन वो बोले अब तुम्हारे और हमारे बचपन में काफ़ी अंतर हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में उनकी गंध आने लगती, यानी कहते हैं वो बोल रहे हैं कि हमें शनिचर के दिन हमको सुबह सुबह ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। तो उसको ये काम उनके लिए बहुत मुश्किल था। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती, यानी वो गिलास के ऊपर निशान कर रखे थे कि उनको इतनी खुराक लेनी है, और उनको देखते ही उनको बहुत अजीब सी घबराहट महसूस होती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते तो शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। वो बोल रहे अगर हम वो दवा नहीं भी पीते तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, हमारी सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल चुकी है। वह कह रही है कि हमारे बचपन और तुम्हारे बचपन में बहुत अंतर है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे, यानी पहले वाले ज़माने में ग्रामोफोन होया करते थे, घरों के अंदर रेडियो और टेलीविज़न भी नहीं होते थे। हमारे बचपन में कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत को और पेप्सी में बदल गए। यानी वो बोल रहे कि हमारे बचपन में जब हम कुल्फी खाते थे वो अब आइसक्रीम में बदल गई है, जो कचौड़ी और समोसे खाते थे वो पेटीज में बदल गया है, जब हम जूस पीते थे शहतूत का और उसका वो अब कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमन डे, विमटो मिलती थी, यानी उस समय कोक पेप्सी नहीं मिलती थी, नींबू पानी वगैरह मिलता था। शिमला और नई दिल्ली के बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेवी को रेस्तरां की चॉकलेटें और पेस्ट्रीज मजा देने वाली होती है। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, यानी वह बोल रही है कि हमारी भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्रीज और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी, यानी वो बोल रहे कि जो मॉल था वो उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई थी और उसमें वहाँ पे मैदान में पहुँच जाते और वहाँ से उतरकर मॉल तक पहुँच जाते। हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े लेके खाती। वो बोल रही थी कि हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट मिलती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा चॉकलेटों का स्टॉक, यानी सबसे ज़्यादा चॉकलेट मेरे पास ही रहती थी और वह कभी चॉकलेट खड़े खड़े नहीं खाती थी। वह पहले घर आती और अपने साइड बोर्ड में रख देती और रात को खाना खाने के बाद मज़े से खाती थी। शिमला के कॉफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रसभरी। कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ है, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में रख देते। वो बोल रही जो शिमला की जो भी इतनी अच्छी तरह तरह की मिठाई है वह बहुत अच्छी है, लजीज है। चने चोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ चने चोर गरम की पूड़ियाँ जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है, नीचे से तिरछी लिपटे हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्मी गाना था, चना चोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना चोर गरम। यह गाना उन दिनों स्कूल के हर बच्चों को आता था। वह बोल रही है उस समय चना चोर गरम का बहुत अधिक प्रचलन था, उसकी जो वो पूड़ियाँ थी बनी हुई उसकी आकृति भी बड़े मजेदार थी और उस समय का गाना था चना चोर गरम में लाई बड़े मजेदार, वो भी हर बच्चों को आता था।
कुछ बच्चे पूड़िया पर तेज मसाला बुकराते। पूरा मिर्जा मैदान घूमने तक यह पूड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। वह बोल रही है कि जब बच्चे उसमें और अच्छा अधिक मसाला डलवाते और पूरा गिरजा मैदान घूमने तक वो पूड़िया उनकी चलती, यानी वो चना चूर गरम खाते रहते। एक एक चना जब वो मुंह में डालते तो उसका स्वाद उनको बहुत अच्छा लगता। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। उन्होंने बोला कि शिमला में हमने बहुत मजे किए हैं, बचपन में घोड़े की सवारी करी है, इसका मौका कभी न कभी किसी न किसी को मिल जाता है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल में घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च और चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उसकी गूंज फैल जाती। लगता इसका संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। वह बोल रही कि शाम के समय रंग बिरंगे गुब्बारे और सामने जाखू का पहाड़ और ऊंचा चर्च और चर्च की जो घंटियां थी वह ऐसी बजती कि दूर दूर तक उसकी आवाज फैलती और ऐसा लगता है कि स्वयं खुद यीशु भगवान कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश का सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर भी रौनक और मॉल की दुकानें की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ में से उभरता कोलाहल। वो बोल रही है कि जो सब शाम का जो तो है ना मौसम में बहुत अच्छा सुहावना हो गया है, यानी सूर्य अस्त हो रहा है, आसमान नीला हो रहा है, दूर दूर तक पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं और जब शाम के समय जो लाइटें हैं वो टिमटिमाती है और जो मॉल का वो सीन बहुत अच्छा है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उसकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और यह गायब। उसकी स्पीड भी इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के पास एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। वह बोल रही है कि उस समय एक ऐसी रेलगाड़ी थी जो बहुत तेज चलती थी और कभी कभी उनको आसमान में हवाई जहाज भी देखने को मिलता था। उनको ऐसा लगता था कि वह एक जैसे पक्षी उड़ रहा है और उसने अपने पंख फैला रखे थे और उसकी गति इतनी तेज थी कि वह जैसे ही देखने के लिए थे जब तक तो वह चला जाता था। और वो बोल रही है कि उसको एक दुकान अभी तक नहीं भूली जहाँ पर उसने अपना पहला चश्मा बनवाया था। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे और देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक लगा दिया। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगा। वह बोल रही है शुरू में जब मेरे को चश्मा लगाया तब मेरे को बहुत अजीब सा महसूस हुआ। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी तो इसके अलावा और क्या होगा।
हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। देखो देखो कैसी लग रही है, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, अब नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। यानी शुरू शुरू में उसने डॉक्टर ने उनको आश्वासन दिया था कि तुम्हारा चश्मा अगर तुम लगातार लगाओगी तो उतर जाएगा, लेकिन वह चश्मा तो उतरा नहीं और नंबर जरूर कम हो गए थे। तो जब वह चश्मा लगाती थी तो उनका एक चचेरा भाई था जो उनको छेड़ता था। वो बोलता था कि ये तो है ना, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, अब नहीं लड़की को मालूम सूरत उसकी लंगूर की, यानी अब तो लंगूर जैसी लग रही है। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब यह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। वह कह रही कि यह मुझे उस समय तो कुछ अटपटा, यानी मुझे चिड़चिड़ा सा लगा, लेकिन यह शेर कोई बुरा नहीं था। जब वह चाय पीकर उसके घर से मेहमान चले गए तब वह अपने कमरे में गई और आईने यानी कांच के सामने खड़ी होकर बार बार चश्मा पहन रही थी, बार बार उतार रही थी और उसको वही बात याद आ रही थी, शेर वाली। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतारकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है। चश्मा अब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया यह टोपा, काफी फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाकर पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर रखी है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज तहज सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। यानी वो बोल रही है कि मैं कभी कभी अपने छोटे भाई का टोपा सिर पर रखती हूँ, वह अजीब लगता है। साथ ही वह बोल रही है कि मैंने बहुत सारी टोपियों को इकट्ठा कर रखा है कभी, और ये चश्मा अब मेरे शकल यानी मेरे अब चेहरे पर जब सही लगने लगा है। और इसने पूरे अपने बचपन में इस पाठ के अंदर इसका अध्ययन किया है। तो अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। इसका पहला प्रश्न है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए हैं, पाठ से मालूम करके लिखो। तो इसका उत्तर है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहन रही, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब गहरे नहीं हल्के रंग पहनने लगी। पहले वे फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, घरारे, परंतु अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनने लगी। उम्र बढ़ने के साथ खाने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। अब इसका दूसरा प्रश्न, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो इसका उत्तर है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, उसके बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाती थी। इतवार की सुबह इसी काम में लगाती थी। अब हम इसका तीसरा प्रश्न देखेंगे। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका क्या क्या बताती है। इसका उत्तर है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका बताती है कि उन दिनों मनोरंजन के लिए कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, परंतु उसके स्थान पर आज हर घर में रेडियो और टेलीविज़न देखने मिलता है। कुल्फ़ी की जगह आइसक्रीम ने ले ली है। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है। शहतूत और कालसे और खसखस के शरबत का स्थान कोक पेप्सी ने ले लिया है। अब हम इसका चौथा प्रश्न देखेंगे। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। इसका उत्तर है, लेखिका के चश्मा लगाने पर
उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे क्योंकि पहली बार चश्मा लगाने के कारण वह कुछ अजीब सी लग रही थी। उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अब इसका हम 5वां प्रश्न देखेंगे। लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। इसका उत्तर है लेखिका बचपन में चॉकलेट और चने चोर गरम और अनारदाने का चूर्ण मज़ा ले लेकर खाती थी। रसभरी, कसमल और काफल उनके प्रिय फल थे। तो बच्चों, अब ये तो तुम्हारे अभ्यास प्रश्न हो गए। अब तुम्हारा गृह कार्य है आज का, इन सभी प्रश्नों को लिखकर याद करना।